बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़िकोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बारियाबी बख्शा है। ज़िकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज ही से उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी भी देर के लिए अपने उस हरम में नहीं जाने दिया था जहां उसकी दिलपसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़िकोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाउद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रक्कासाएं ये देखकर जल भुन गई थीं कि ज़िकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की दोनों लड़कियां ज़िकोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि ज़िकोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खेमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गईं। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के दो ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो इसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़िकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनके आंखों में खून उतार दिया तो इन्होंने इस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। ये मुलाजिमा बड़ी खरांड और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार के रिहाइश गाह में जाकर ज़िकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़िकोई की नक्ल हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्द निकल आए। इस जरायम पेशा औरत ने ये भी कहा कि अगर मौका न निकला तो हशीशैन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार है। उधर नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़िकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, ज़िकोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का रहने नहीं दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है। हालांकि मैं मामूली सा सालार था, अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि अदरुश को बुला लाए। उसका हमराज और नायब अदरुश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पे बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। अदरुश के साथ वो सलाउद्दीन अयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने अदरुश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई की सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। अदरुश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो। क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाउद्दीन अयूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बेइखा नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? अदरुश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इत्नाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस फौज को हुकूमत भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ, मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़िकोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़िकोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाउद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मुतगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाउद्दीन अयूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देखकर सलाउद्दीन अयूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाउद्दीन अयूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानत तारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मुतगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मुतगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये
कि उन्हें शराबनोशी की इजाज़त नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्ट सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा दी। अयूबी ने इससे कहा कि लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया, उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उसी अगली रात का वाक़या है। रात अभी अभी तारी हुई थी। ज़िकोई अपने कमरे में थी। नाजी अदरुस के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़े के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर चिरागों की रोशनी में 2 घोड़ा सवार घोड़े से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़े से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं। इतने में अदरुस बाहर निकला। दोनों सवार इसे देखकर रुक गए। अदरुस को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। अदरुस ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उनसे कहा, हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चबी खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। अदरुस उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़िकोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न आने दो। ज़िकोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई थी कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले ही नाजी ने उसकी मौजूदगी में अदरुस से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़िकोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थी। उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना। जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है। 3 दिनों में ही पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़िकोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़े पर सवार हो रहे थे। नाजी और अदरुस भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने लगे होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़िकोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़िकोई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और अदरुस चले गए। ज़िकोई ने चोगा पहना, कमरबंद में खंजर उड़सा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया था। हरम में दाखिल हुई तो वहाँ की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली दफा वहाँ गई थी। सबने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़िकोई सबसे मिली और हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरांड मुलाजिमा भी वही थी जिसे उसे कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़िकोई को बड़े गौर से देखा। ज़िकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी के रिहाइश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान भी। ज़िकोई हरम से निकली तो नाजी के रिहाइश गाह की तरफ जाने के बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिमत चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, मगर ज़िकोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। ज़िकोई की रफ्तार तेज हुई तो वो भूत ने भी अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे एक घनी झाड़ियाँ थी। ज़िकोई उनमें रूपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहाँ से कोई 250-300 गज के आगे सलाउद्दीन अयूबी की रिहाइश गाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़िकोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाएं तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पाँव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़िकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़िकोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़िकोई इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला।
भूत ने उस पर दोबारा वार किया तो जिकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो कि किसी औरत की थी। जिकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चकरा कर गिरा। जिकोई ने ये नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म में खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाउद्दीन अयूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़कर वहाँ पहुँचा। जिकोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुँचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाउद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के हफ्शे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है और कहता है कि ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। उसके पीछे सलाउद्दीन अयूबी दौड़ पड़े। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, तबीब और जर्रा को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाउद्दीन अयूबी ने पलंग पर लेटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को न बुलाओ, लड़की ने नहीफ आवाज में कहा। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें जख्मी किसने किया है जिकोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले जरूरी बातें सुन लो, जिकोई ने कहा। शुमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चोगे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का स्याह है। वो ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीर पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन दो सवारों को रास्ते में ही पकड़ लो, तफसील उनके पास है। बोलते बोलते जिकोई को गशी आने लगी। दो तबीब आ गए। उन्होंने जिकोई का खून रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके मुंह में दवाइयां डाली, जिसके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो जरूरी पैगाम दे चुकी थी। उसके बाद उसने दूसरी सारे बातें सुनाई, मसलन नाजी ने अदरुस के साथ क्या बातें की थी, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, दोनों सवारों का आना वगैरह। फिर उसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजूद देखकर उधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर हमलावर पर हमला किया। हमलावर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। उसने हमले की जगह बताई। उसी वक्त उसी जगह आदमी दौड़ा दिए गए। जिकोई ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। उसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। जिकोई ने सलाउद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाउद्दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने इससे ज्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने उससे कहा, मेरे तो वहमो गुमान में भी न था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मुखबरी के लिए वहाँ भेजा था। काश मैं मुसलमान होती, जिकोई ने कहा। उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रक्कासा बना दिया था। जिकोई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें अधखुली रहीं और होठ इसी तरह नीम हुए जैसे मुस्कुरा रही हो। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। जिकोई की रूह उसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, ये किसी भी मजहब की थी। इसे पूरे एजाज के साथ दफन किया जाए। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया, बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा, वो एक उधेड़ उम्र की औरत थी। जाय व कुव्वत से 2 खंजर मिले थे। उस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजिमा थी, जिसने इनाम के लालच में आकर जिकोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही जिकोई को फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजिमा की लाश को गड़ा खोदकर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाउद्दीन
सलाउद्दीन अयूबी ने नहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के उन आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे। ज़िकोई कौन थी? वो मराकिश की एक रक्कासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि उसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अयूबी की इंटेलिजेंस यानी जासूसी और सुराग रसानी का सरबरा था। उसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सलाउद्दीन अयूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सूडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है। उसके अंदरूने खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था। उसे राज की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सबा के फिदाइयों की तरह मुखालिफिन को हसीन लड़कियों और हशीश से फांसता, अपना गर्विदा बनाता या मरवा देता था। अली बिन सुफियान ने तला से बशियार के बाद किसी की वसादत से ज़िकोई को मराकज से हासिल किया और खुद ही बर्दा फरोश का बहरूप धार कर उसे नाजी के हाथों बेच दिया। इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी इसे सलाउद्दीन अयूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर खुद ही इस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि उसके सामने वो अपने नायब सालार के साथ राज की बातें किया करता रहा। उसने ज़िकोई को जश्न की रात सलाउद्दीन अयूबी के खेमे में भी भेज दिया और अपनी इस फतह पर बेहद मशरूर था कि सलाउद्दीन अयूबी का उसने बुत तोड़ दिया है। अब वो इसी लड़की के हाथों इसे शराब भी पिला सकेगा और फिर इसे अपना मुरीद बना लेगा। मगर इसके फरिश्तों को भी मालूम न हो सका कि ज़िकोई सलाउद्दीन अयूबी की ही जासूसा थी। वो उसे खेमे में रिपोर्ट देती रही और सलाउद्दीन अयूबी से हिदायत लेती रही थी। उसके खेमे से निकलकर ज़िकोई दूसरी तरफ चली गई थी, जहाँ मुंह सर लपेटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने उसे कुछ और हिदायत दी थी। उसके बाद ज़िकोई नाजी के घर से बाहर न निकल सकी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट न दे सकी। आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी खबर लेकर वहाँ से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम न थी। ये ज़िकोई की बदनसीबी थी कि हरम में उसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि उसने नाजी पर कब्जा कर लिया है। ये साजिश कामयाब हो गई और ज़िकोई कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुँचाने तक जिंदा रही। उसके मरने के कुछ अरसा बाद वो मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने उसके साथ तय किया था, सलाउद्दीन अयूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बर्दा फरोश के भेस में ज़िकोई की कीमत के तौर पर वसूल की थी, मराकश में ज़िकोई के माजूर वालिदैन को अदा कर दी गई। मौत की इस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुलू हुई तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शुमाल मशरिक की तरफ जा रहा था। आबादियाँ दूर पीछे रह गई थी। उसे मालूम था कि फ्रैंक के हेडक्वार्टर तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़े को थोड़ी देर आराम दिया था। ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताजा दम लगते थे। दूर उफुक पर खजूर के चंद एक दरख्तों में 2 घोड़े जाते नजर आए। उसने अपने पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वो सहरा राजदान था, भटकने का अंदेशा न था। उसने रफ्तार और तेज कर दी। अगले 2 सवारों और उनके पार्टी में कमोबेश 4 मील का फासला था। ये फासला तय हो गया, मगर घोड़े थक गए और जब खजूरों के दरख्तों तक पहुँचे तो 2 सवार 2 मील दूर की एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। उनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ों की ओट में बैठ गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा और रास्ता बदल दिया। फासला कम होता गया और जब फासला चंद 100 गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आए। उन्होंने घोड़ों के सर पर दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हो गए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहाँ से जा चुके थे, मगर दूर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतली चट्टानें थीं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते तो कभी बाएं। नाजरीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज।